नमस्कार विद्यार्थियों। स्वतंत्रता अध्याय के अंतर्गत हम स्वतंत्रता के विविध प्रकार डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिबर्टी, वेरियस काइंड्स ऑफ लिबर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता का प्रथम प्रकार होता है नेचुरल लिबर्टी, जिसको प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। कुछ विचारक मानव की प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। इसमें जॉन लॉक तथा रूसो का स्थान उल्लेखनीय है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव को जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे, जिनका वह प्राकृतिक नियमों के अनुसार उपभोग करता था। ये प्राकृतिक अधिकार मानव की प्राकृतिक स्वतंत्रता के प्रतीक थे। जॉन लॉक की सामाजिक समझौते की अवधारणा में प्राकृतिक अधिकारों तथा प्राकृतिक नियमों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसिद्ध विद्वान रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा का पुरजोर समर्थन किया है। वह अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा में कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा होता है। इस कथन का आशय यही है कि जन्म से मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, अतः वो प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकारी होता है। जो विचारक प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, उनकी मान्यता से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। स्वतंत्रता का स्वरूप प्राकृतिक है, अर्थात यह प्रकृति में ही विद्यमान है। दूसरे शब्दों में आज़ादी या स्वतंत्रता प्रकृति की देन है। दूसरी बात, प्रकृति ने व्यक्ति को स्वतंत्र पैदा किया है, अतः वह जन्म से ही स्वतंत्र है। इस तरह से स्वतंत्रता प्रकृति प्रदत्त होने के कारण उसे नैसर्गिक प्रवृत्ति माना जा सकता है। प्रकृति ने मनुष्य पर किसी भी प्रकार के बंधन आरोपित नहीं किए हैं, अतः ये अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने को स्वतंत्र है। इसी को प्राकृतिक स्वतंत्रता नाम दिया गया है। प्रकृति में मानव को जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त थे, जिन्हें जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का नाम देते हैं। मानव इनका स्वतंत्रता पूर्वक उपभोग करता था। समाज के प्रादुर्भाव के पूर्व मानव स्वच्छंदता पूर्वक अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करता था। वह अपनी प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्रता का इसी तरह से उपयोग करता था जिस तरह से जंगल में रहने वाला कोई जंगली पशु अथवा आकाश में विचरण करने वाला कोई पक्षी, उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं था। इस अवस्था में मानव केवल प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही आचरण करता था। अन्य किसी प्रकार के कानून या नियम उस पर लागू नहीं थे। सारांशतः कह सकते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ है मानव पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो तथा उसे उसी प्रकार स्वच्छंदता से स्वतंत्र रूप में विचरण करने दिया जाए जैसे जंगल में पशु, आकाश में पक्षी विचरण करते हैं। लेकिन इस स्वतंत्रता के आलोचकों ने बहुत बड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि अगर मानव को प्राकृतिक स्वतंत्रता का उपभोग करने का अधिकार दे दिया जाए तो मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। शक्तिशाली लोग अपनी शक्ति के आधार पर अपनी इस स्वतंत्रता का स्वच्छंदता पूर्वक उपभोग करेंगे तथा अपने से कमजोर व्यक्तियों की स्वतंत्रता का अपहरण कर लेंगे। ऐसी स्थिति में शक्तिशाली लोग शासक, निर्बल लोग शासित बन जाएंगे। ये स्थिति प्राकृतिक स्वतंत्रता की मान्यता को झुठला देती है। तो पहली स्वतंत्रता का अर्थ हुआ प्रकृति से मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य को उसी प्रकार काम करने दिया जाए जैसे पशु पक्षी करते हैं, उस पर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। दूसरी स्वतंत्रता कहलाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी। प्रसिद्ध विद्वान J.S. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का मुख्य प्रतिपादक है। उसने अपने प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है। मील का कहना है कि व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का
स्वामी है और इसलिए उसे केवल अपने से ही संबंधित कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति अपने से संबंधित कार्यों के लिए अपने आप में सर्वोच्च है। राज्य का ऐसे कार्यों में हस्तक्षेप करना वांछनीय नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित मूल मान्यताओं पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति का सार्वजनिक जीवन होने के साथ व्यक्तिगत जीवन होता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कोई धारणा बनाने के पहले इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में सर्वोच्च है। दूसरी किसी संस्था, समाज या राज्य उस पर बंधन नहीं लगा सकते। तीसरा, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अनेक पक्ष हो सकते हैं, जैसे उसका भोजन, उसका पहनावा, उसकी धार्मिक मान्यताएं, उसकी आजीविका। इन सब मामलों का संबंध व्यक्तिगत जीवन से है, अतः इन सभी मामलों में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं की जाती हैं। व्यक्तिवादियों तथा बहुलवादियों द्वारा प्रतिपादित इस स्वतंत्रता की कई आलोचना की जाती है। प्रथम आलोचना ये की जाती है कि व्यक्तिवादियों की यह धारणा गलत है कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्व संबंधी और पर संबंधी। ये भेद निरर्थक तथा अव्यावहारिक है। दूसरी आलोचना की जाती है कि व्यक्ति को अपने से संबंधित कार्यों पर पूर्ण स्वतंत्रता देना ठीक नहीं है। तीसरी बात, अनेक बार ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि सार्वजनिक तथा राज्य हित में व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना अथवा उस पर प्रतिबंध लगाना जरूरी हो जाता है। जिससे व्यक्ति की धार्मिक असहिष्णुता को रोकने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का इस रूप में महत्व है कि ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में उसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की वकालत करती है। तीसरी स्वतंत्रता आती है नागरिक स्वतंत्रता। वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता से हमारा तात्पर्य है उन स्वतंत्रताओं और अधिकारों से है जो कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होने के नाते प्राप्त करता है। ये स्वतंत्रता समाज तथा राज्य में कानून के अनुसार प्राप्त होती है। संविधान में इन स्वतंत्रताओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है। अतः इस स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी जाती है। भारत तथा अमेरिका के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण की भी संवैधानिक व्यवस्था होती है। प्राय ये कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अगली स्वतंत्रता आती है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास की अनिवार्य आवश्यकता या पहली शर्त माना जा सकता है। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसके विपरीत राजतंत्र, साम्यवादी तथा अधिनायकवादी देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत में तो दिखावा किया जाता है, लेकिन व्यवहार में इन स्वतंत्रताओं का उपयोग वहां के नागरिक नहीं कर सकते। राजनीतिक स्वतंत्रता का सीधा सा तात्पर्य यह है कि नागरिकों की सरकार के संचालन में भागीदारी होनी चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता में वयस्क मताधिकार अर्थात चुनाव में वोट देने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार, सरकार बनाने का अधिकार आदि बातें शामिल होती हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता के बारे में लिको का कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता संवैधानिक स्वतंत्रता है और इसका अर्थ है लोगों को अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए।
अब पांचवी स्वतंत्रता है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक लिबर्टी। सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की सुरक्षा के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को पूर्व शर्त के रूप में माना जा सकता है। जहां गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता, भूखमरी, दरिद्रता तथा आर्थिक विषमता या कठिनाइयां हैं, वह शासन व्यवस्था ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती तथा नागरिकों की स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रह सकती। आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता की पहली परिभाषा देते हुए लास्की का कहना है, प्रत्येक प्राणी को अपनी जीविका कमाने के लिए समुचित सुरक्षा तथा सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं। प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से किसी के अधीन या पराधीन नहीं रहे। सभी व्यक्तियों को अपना आर्थिक विकास करने के समान अवसर प्राप्त हो। व्यक्ति को अपना व्यवसाय, कामकाज, उद्योग धंधे चयन करने की स्वतंत्रता हो। आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य आर्थिक विषमताओं, गरीबी का उन्मूलन, शोषण की समाप्ति हो। आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य भी व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप कर सके। व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने, उसे बनाए रखने तथा खर्च करने की स्वतंत्रता हो। सारांश में कह सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। अगली स्वतंत्रता होती है सामाजिक स्वतंत्रता, जिसको हम कहते हैं सोशल लिबर्टी। सामाजिक स्वतंत्रता को भी लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता है। सामाजिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है वर्ण, जाति, रंग, लिंग, धर्म, नस्ल के भेदभाव से समाज तथा राज्य व्यवस्था की मुक्ति। दूसरे शब्दों में इन भेदभावों से व्यक्ति को मुक्त कराना। सामाजिक स्वतंत्रता को लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का मुख्य लक्षण माना जाता है। भारत के संविधान में भी समता के अधिकार के रूप में सामाजिक स्वतंत्रता के अधिकार की पुष्टि होती है। देश में सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए सामाजिक स्वतंत्रता को पहली शर्त माना जाता है। और अंतिम स्वतंत्रता है धार्मिक स्वतंत्रता। वर्तमान में आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। ऐसे राज्यों को धर्मनिरपेक्ष राज्यों की संज्ञा दी जाती है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों का कोई राजकीय धर्म नहीं होता। धर्म को व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला माना जाता है। राज्य धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। व्यक्ति को धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति राज्य का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। राजकीय नौकरियों में भी धर्म के आधार पर भेदभाव या पक्षपात नहीं करता। भारत के संविधान में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धार्मिक स्वतंत्रता एक सकारात्मक पहलू है, न कि नकारात्मक पहलू। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर नागरिक को धार्मिक घृणा, वैमनस्य फैलाने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। धार्मिक स्वतंत्रता का आशय धर्म परिवर्तन कराने की गतिविधियों में भाग लेना भी नहीं है। राज्य हित में राज्य द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्ति की अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।